गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ योजना बनाना सीखेंगे। इसी क्रम में जैसे यहाँ बना हुआ सबसे पहले ऊपर लिखते हैं पाठ योजना, उसके बाद संस्था का नाम। संस्था का नाम मतलब जिस संस्था में आप पढ़ते हैं या जहाँ आपको टीचिंग करना है उस संस्था का नाम लिखते हैं। फिर छात्राध्यापक का नाम या छात्राध्यापिका का नाम लिख सकते हैं या प्रशिक्षक का नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर दिनांक हम जिस दिन पढ़ाना है उसका दिनांक डालते हैं। उसके बाद कक्षा 7, ये जो प्रकरण कक्षा 7 का है, वर्ग ए, विषय भूगोल, चक्र पहला, मतलब पहले घंटे में पढ़ाने जाना है। अवधि 15 मिनट। यहाँ अवधि ज़्यादा होता है लेकिन 15 मिनट मतलब जिस कॉलेज में आप पढ़ते हैं वहीं पर शिक्षण का अभ्यास कराया जा रहा पाठ योजना के, इसलिए 15 मिनट समय दिया गया है। उसके बाद यहाँ प्रकरण है सौरमंडल। फिर यहाँ हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक में सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, सामान्य उद्देश्य हेडिंग डालते हैं। उसके बाद पहला जो सामान्य उद्देश्य है छात्रों को भौगोलिक ज्ञान कराना। दूसरा सामान्य उद्देश्य छात्रों में प्रकृति प्रेम और सौंदर्य की भावना का विकास करना। तीसरा उद्देश्य छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास करना। चौथा उद्देश्य छात्रों के मानसिक शक्तियों का विकास करना। पांचवा छात्रों को भूगोल अध्ययन में रुचि एवं रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास करना। छठवां छात्रों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य बनाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में जैसे यहाँ बना हुआ पहला, छात्रों को सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करना। दूसरा, छात्रों को सौरमंडल में स्थित विभिन्न ग्रहों के बारे में जानकारी देना। तीसरा विशिष्ट उद्देश्य, छात्र इसकी जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। कक्षा उपयोगी में जैसे होता है चाक है, डस्टर है, श्यामपट्ट है, मतलब ये सब लिख सकते हैं, या कक्षा उपयोगी सहायक सामग्री। फिर शिक्षण कार्य में जो प्रयोग कर रहे हैं जैसे चार्ट, मॉडल, यदि कोई हो, जैसे वास्तविक पदार्थ है, यहाँ लिख सकते हैं। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं, छात्र सौरमंडल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। जो प्रस्तावना का प्रश्न होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान से होता है। यहाँ हम 3 कॉलम बनाते हैं, एक में क्रम संख्या लिखते हैं, दूसरे में छात्राध्यापक क्रिया, फिर तीसरे में छात्र क्रिया। यहाँ छात्राध्यापक क्रिया के स्थान पर हम प्रस्तावित प्रश्न भी लिख सकते हैं और छात्र क्रिया के स्थान पर संभावित उत्तर लिख सकते हैं। यहाँ इसी क्रम में पहला जो प्रस्तावना का प्रश्न है, जैसे शिक्षक पूछते हैं रात के समय हमें आकाश में क्या दिखाई पड़ता है, तो छात्र बताते हैं चाँद, तारे या आकाशीय पिंड। फिर दूसरा प्रश्न, दिन के समय आकाश में क्या चमकता है, छात्र उत्तर देते हैं सूर्य। तीसरा प्रश्न, सूर्य, चाँद, तारे तथा आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं, तो इसको सौरमंडल कहते हैं। चौथा जो प्रस्तावना का प्रश्न है, सौरमंडल के बारे में आप लोग क्या जानते हो। अब यहाँ ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है, मतलब सौरमंडल जो होता है बहुत विस्तृत और समस्यात्मक होता है। छात्र कुछ बजाते हैं या मौन हो जाते हैं। फिर शिक्षक जो है यहाँ उद्देश्य कथन कहते हैं कि बच्चों आज हम लोग सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ प्रस्तावना के प्रश्न में 4 प्रश्न बना है। प्रस्तावना के प्रश्नों की संख्या जो कम से कम 3, अधिक से अधिक 5 हो सकता है, लेकिन सबसे सही जो है 3 प्रश्न माना जाता है। तीसरे प्रश्न में हमारा प्रकरण का भाव निकल आना चाहिए। फिर उसके बाद
यहाँ प्रस्तुतिकरण। फिर यहाँ एक तरफ शिक्षण बिंदु लिखते हैं, दूसरे में छात्राध्यापक क्रिया या छात्राध्यापक क्रिया भी लिख सकते हैं, छात्र क्रिया और छात्रा क्रिया। शिक्षण बिंदु हमारा जो है सौरमंडल है। ये अभ्यास प्रश्नों के लिए बना हुआ, अपने जहाँ पढ़ते हैं उसी में अभ्यास करना है, इसलिए हम यहाँ एक शिक्षण बिंदु लेते हैं। जब हम दूसरे विद्यालय में टीचिंग करने जाते हैं तो वहाँ 2 शिक्षण बिंदु लेकर बनाते हैं 2 सोपानों में, लेकिन यहाँ पर एक सोपान बना हुआ है। यहाँ शिक्षण बिंदु सौरमंडल है। सौरमंडल से रिलेटेड यहाँ प्रश्न बना हुआ है, यह छात्राध्यापक क्रिया, मतलब छात्राध्यापक जो है प्रश्न पूछता है कि सौरमंडल किसे कहते हैं। छात्र उत्तर देते हैं कि सूर्य, ग्रहों, उपग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। फिर तीसरा प्रश्न छात्राध्यापक करते हैं कि इन 8 ग्रहों के नाम बताओ। तो छात्र उत्तर देते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शन, अरुण, वरुण। फिर उसके बाद हम छात्राध्यापक कथन लिखते हैं। यहाँ स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं छात्राध्यापक कथन को। छात्राध्यापक कथन में हम इसकी व्याख्या करते हैं कि आकाश गंगा में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उपग्रहों, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शन, अरुण, वरुण आदि। फिर यहाँ पर हम 2 कॉलम बनाते हैं, एक में छात्राध्यापक क्रिया, दूसरे में छात्र क्रिया। छात्राध्यापक यहाँ छात्रों से प्रश्न करते हैं कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? छात्र उत्तर देते हैं कि बुध। फिर दूसरा प्रश्न, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? छात्र उत्तर देते हैं बृहस्पति। तीसरा प्रश्न, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? छात्र उत्तर देते हैं बुध। फिर उसके बाद छात्राध्यापक कथन, मतलब इसकी व्याख्या यहाँ किया जाता है कि सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। बुध के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम का ग्रह है, सबसे चमकीला तथा गर्म ग्रह है। इसे सांझ या भोर का तारा कहा जाता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। अब शिक्षण कार्य होने के बाद हम छात्रों से बोध प्रश्न पूछते हैं कि मतलब पढ़ाया हुआ जो पाठ है छात्रों को कितना याद हुआ है, कितना ग्रहण कर सके हैं। तो बोध प्रश्न यहाँ पूछा जाता है। छात्राध्यापक जो है बोध प्रश्न पूछते हैं कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? छात्र उत्तर देते हैं 8 ग्रह हैं। लेकिन यहाँ उत्तर हमें, मतलब किसी प्रश्न का उत्तर हम छात्रों से पूरे वाक्यों में प्राप्त करते हैं। अब यहाँ सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो छात्राध्यापक श्यामपट पर ये अंकित कर देते हैं कि पूरे वाक्यों में कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। फिर दूसरा प्रश्न, पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? छात्र उत्तर देते हैं पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। फिर छात्राध्यापक इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट पर अंकित कर देते हैं। फिर तीसरा प्रश्न, भोर का तारा किसे कहा जाता है? छात्र उत्तर देते हैं कि भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। फिर छात्राध्यापक इसे श्यामपट पर अंकित कर देते हैं, लिखते हैं कि भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। फिर चौथा बोध प्रश्न है, चंद्रमा किसका उपग्रह है? छात्र उत्तर देते हैं पृथ्वी का, मतलब चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। फिर यहाँ छात्राध्यापक जो है श्यामपट पर अंकित करते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। फिर कक्षा एवं निरीक्षण कार्य, कक्षा निरीक्षण कार्य यहाँ बनाते हैं कि मतलब छात्राध्यापक
छात्रों को श्यामपट्ट सारांश अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं घूम घूम कर कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगे। मतलब जो श्यामपट्ट सारांश अंकित किया गया है वो छात्र उतारेंगे अपनी कॉपी पे और छात्राध्यापक जो है पूरी कक्षा में घूम घूम कर देखेंगे कि कौन उतार रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको निर्देश देंगे। फिर यहाँ पुनरावृत्त के प्रश्न पूछे जाते हैं। पुनरावृत्त के प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि पढ़ाए हुए पाठ का पुनः आवृत्ति हो जाए। जैसे यहाँ पहला प्रश्न बना हुआ है, सौरमंडल किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। फिर तीसरा प्रश्न, भोर का तारा किसे कहते हैं। फिर उसके बाद गृह कार्य दिया जाता है। गृह कार्य में मतलब जो पढ़ाया हुआ पाठ है वहीं से कोई भी प्रश्न दे दिया जाता है। जैसे यहाँ सौरमंडल के 8 ग्रहों के नाम बताओ। दूसरा, सबसे बड़ा ग्रह कौन है। फिर आप इसको शिक्षण बना लेते हैं काफ़ी, फिर शिक्षण कार्य करते हैं। फिर निरीक्षक जो होता है या पर्यवेक्षक जो होता है आपके पढ़ाए हुए पाठ का पर्यवेक्षक मतलब उसका निरीक्षण करता है, आलोचना करता है, सुझाव देता है कि आपका शिक्षण कार्य कैसा हुआ। थैंक यू। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।